Hello friends, welcome to ISR Bar. We are going to start our news analysis. आज 11th एपिसोड पर पहुंच चुके हैं. 18 अगस्त के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे. जो न्यूज़ है ज़्यादातर वो द हिंदू न्यूज़पेपर से कंपाइल किया गया है एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये न्यूज़ मिलता है. तो जो बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं कि हिंदी में मिलेगा क्या, तो यहाँ पे आपका डिस्कशन एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में है और अंदर जो वर्ड्स है, जो कॉन्टेक्ट्स हैं, वो भी आपका हिंदी में लिखा हुआ होता है. ठीक है ना. तो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज एंड वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, बिकॉज जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है वही मैं इसमें इंक्लूड करती हूँ. तो करंट अफेयर्स में न्यूज़ को हम लोग जीएस के पार्ट से लिंक करते हुए पढ़ेंगे और एक टॉपिक ऐसा कवर होना चाहिए कि उस पर जब आगे कोई नया न्यूज़ आए तो हमें बैकग्राउंड पूरा क्लियर होना चाहिए. राइट. तो आप लोग न्यूज़पेपर को इसलिए पढ़िए बिकॉज आपको ओवरऑल जो सिलेबस है उसको धीरे धीरे ख़त्म करते जाना है करंट अफेयर्स के माध्यम से. ठीक है. तो आज का अपना पहला न्यूज़ देखते हैं. डीलिमिटेशन एक्सरसाइज नॉट बीइंग डन एज पर द रूल्स. डीलिमिटेशन एक्सरसाइज किस चीज़ की बात हो रही है? यहाँ पर एक अमेंडमेंट एक्ट की बात की जा रही है. डीलिमिटेशन एक्ट 2002 में आया था और इस एक्ट में कुछ रूल्स, कुछ प्रावधान बताए गए थे. तो ये कहा जा रहा है कि अभी जो उसके रूल्स थे उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है समहाउ. तो क्या होता है ये डीलिमिटेशन? डीलिमिटेशन कमीशन क्या होती है, इनका काम क्या होता है, कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा. यू नीड टू नो अबाउट एवरीथिंग कि क्या है डीलिमिटेशन. तो आइए इसको जानते हैं. जीएस पेपर 2 पॉलिटी में इसको हम कवर करेंगे जाहिर तौर पर. डीलिमिटेशन क्या होता है, परिसीमन क्या होता है. परिसीमन देखिए, नाम में ही इसका अर्थ छुपा होता है. किसी भी चीज़ का अर्थ उसके नाम में छुपा होता है. तो जब भी आप लिमिट कर रहे हैं, सीमा को तय कर रहे हैं, बाउंड्री को निर्धारित कर रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या है, उसको क्या कहेंगे? परिसीमन कह सकते हैं. तो यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर, अब देखिए जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो बार बार बदलती रहती है. क्या ऐसा होता है ना? ऐसा तो नहीं है कि एक जो जनसंख्या 2002 में थी उस जगह की वही सेम जनसंख्या आज 2022 में होगी. बिल्कुल नहीं. आज 20 साल के बाद जो जनसंख्या है वो जाहिर तौर पर वहाँ पर बढ़ गई होगी. घटना थोड़ा सा मुश्किल है, घटता नहीं है जनरली, लेकिन हाँ बढ़ता ज़रूर है. हाँ, किसी ऐसे कारण से घट सकता है. अगर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा कहीं पर आ गई हो तो घट सकता है. सो पॉपुलेशन जो है उसके आधार पर जब बाउंड्री निर्धारित होता है, टेरिटरीज, उसका लिमिट जो है उसको लिमिट किया जाता है, उसको डीलिमिटेशन कहते हैं, परिसीमन कहते हैं. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ऐसे क्षेत्र सीमा को निर्धारित करना. अब देखिए यहाँ पे जो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा को तय करते हैं, तो ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, समझ में आ रहा है? जैसे कि जब आप वोट देने के लिए जाते हैं तो आप कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आते हैं, आपका जो नाम है वो कौन से निर्वाचन क्षेत्र में आता है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है. बिकॉज तभी आप वोटिंग कर पाते हैं, वोट दे पाते हैं. तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के को पॉपुलेशन के आधार पर उसकी सीमा को बढ़ाया घटाया जाता है. तो इसी को डीलिमिटेशन कहते हैं. डीलिमिटेशन क्यों ज़रूरी है? जाहिर तौर पर हर किसी को उसके अधिकार मिलने चाहिए. एक वोट, वन वैल्यू. एक वोट का पूरा एक मूल्य है. मैंने आपको समझाया था ना. 1935 के जो एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके बाद ही आप देखते हैं कि भारत में लगातार जो वोटिंग सिस्टम है उसमें बदलाव किया जा रहा है. और आज़ादी के बाद आपके एक वोट को एक वैल्यू का अधिकार दे दिया गया था, एक मूल्य का अधिकार दे दिया गया था. तो यहाँ पे इसीलिए इस भौगोलिक क्षेत्र को तय करना बहुत ज़रूरी है, उसका विभाजन करना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो नाम है वो किस तरफ आ रहा है, कौन से क्षेत्र में आ रहा है, और इसी के लिए ये डीलिमिटेशन किया जाता है. ठीक है ना. अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है? तो इसको आर्टिकल 82 में रखा गया है. अंडर आर्टिकल 82 द पार्लियामेंट इनेक्ट्स द डिलिमिटेशन एक्ट. हर सेंसस के बाद, सेंसस मतलब जनगणना, तो कोई भी जब जनगणना होगी तो जनगणना के बाद पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ पे जनसंख्या बढ़ी है, वहाँ पे घटी है, ऐसा हुआ है. उसके बाद इसको फॉलो किया जाता है, डीलिमिटेशन एक्ट को वहाँ पर लगाया जाता है और उसके बाउंड्री को निर्धारित किया जाता है. तो ये आर्टिकल 82 में
कहा गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 82। वहीं आर्टिकल 170 जो है वो राज्यों के क्षेत्रों की बात करता है। राज्य में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उसको डिवाइड करने की बात करता है आर्टिकल 170, ठीक है। और पार्लियामेंट में लोकसभा का जब चुनाव होता है तो आर्टिकल 82, दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना है कि फर्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो किया गया था वो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। पहला जो परिसीमन अभ्यास हुआ था वो राष्ट्रपति ने किया था चुनाव आयोग की मदद से। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है और इन लोगों ने मिल करके 1950 और 51 में, 1950 एंड 51 में फर्स्ट टाइम डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था और वहाँ पर बाउंड्रीज वगैरह को लिमिट की गई थी। अभी तक डीलिमिटेशन कमीशन कितनी बार बनाया जा चुका है? तो 1952 में डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट आता है और उसके बाद से 4 बार 1952, 1963, 1973, देखिए हर 10 साल के यहाँ पे फ़र्क है, और 73 के बाद एक बहुत बड़ा गैप आता है 2002। ये 4 बार डीलिमिटेशन कमीशन को सेटअप किया गया। कमीशन मतलब आयोग क्या करेगा कि कोई रिकमेंडेशन देगा, कोई जानकारी देगा, है ना, किसी चीज़ को पूरा प्लान बनाएगा, रूल्स बनाएगा, तो ये किसका काम होगा? कमीशन का काम होगा। अब डीलिमिटेशन पर अगर कमीशन बनी है तो वो क्या करेगी? जाहिर तौर पर जो भी बाउंड्रीज और इसको लिमिट करना है उस पर वो अपने सुझाव देगी। तो डीलिमिटेशन कमीशन में कौन होते हैं, क्या अधिकार होते हैं उनके पास, ये जो कमीशन अपना कोई भी वर्डिक्ट देगी तो उसको कितने हद तक माना जा सकता है और कितने हद तक नहीं माना जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। डीलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। प्लीज़ रिमेंबर, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। याद रखिएगा, ये सब स्टेटमेंट डायरेक्टली प्रीलिम्स में आपके पूछे जा सकते हैं और ये कोलैबोरेशन करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज, भारत का जो चुनाव आयोग है उनके साथ मिल करके जो परिसीमन आयोग है वो अपना काम करती है। कंपोजिशन कैसा है, संयोजन किस तरीके का है, इसमें कौन होते हैं? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, एंड रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। तो जिन राज्यों का ये लिमिटेशन होना है, डिलिमिटेशन जहाँ पर जिसके लिए इसको बनाया गया है, उस राज्य के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी इसमें शामिल होते हैं, इस कंपोजिशन में होते हैं। हम बात कर रहे हैं डिलिमिटेशन कमीशन की, ठीक है ना, परिसीमन आयोग की। फंक्शन क्या होता है, अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या वगैरह कहाँ पर क्या है उसको देखते हुए बराबर तरीके से बंटवारा करना, है ना, उसको लिमिट करना सही तरीके से, उसमें कहीं कोई विरोधाभास ना हो पाए। टू आइडेंटिफाई सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वेर एवर देयर पॉपुलेशन इज रिलेटिवली लार्ज। जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोग ज़्यादा हैं, उनके आरक्षित सीटों को पहचान करना और उनको उनके अधिकार दिलाना भी इनका काम होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आयोग में ही, कमीशन में ही आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, अब लोग जो हैं वो अपने अलग अलग देने लग जाते हैं वक्तव्य, तो क्या होगा? जो मेजॉरिटी होगा, जो ज़्यादा लोग कहेंगे उसको माना जाएगा। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें ये जो परिसीमन आयोग है या डिलिमिटेशन कमीशन है, इनका जो ओपिनियन होता है वो बाध्यकारी होता है, ठीक है ना। इनके ओपिनियन को मानना पड़ेगा और इसके खिलाफ आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। जो कमीशन है, अगर उसने कोई आपको स्टेटमेंट दिया है, कुछ रूल्स बनाया, तो उनको आपको मानना ही पड़ेगा। आप इसके खिलाफ किसी भी अदालत में नहीं जा सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको बोल रही हूँ, प्लीज़ नोट इट डाउन, याद रखिए। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में मैंने जितनी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं आपको पूरा नोट करना है, क्योंकि ये हमने पूरा का पूरा एक टॉपिक कवर किया है डिलिमिटेशन का, और ये आता ही है एग्जाम में आएगा, न्यूज़पेपर में आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए पूरा नोट डाउन करना है। अगला न्यूज़ है गोदावरी को लेकर के। गोदावरी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है
और इसका जो लेवल है उससे 1 फीट ऊपर है अभी, है ना, और इसका डेंजर मार्क जो है उससे ये 1 फीट ऊपर है। तो इससे क्या पता चलता है कि किसी भी समय यहाँ पर ओवरफ्लो हो सकता है और इनके जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर पानी जा सकता है और वहाँ पे तबाही मच सकती है। ये हाई अलर्ट जारी किया है भद्राचलम एजेंसी के द्वारा, और यहाँ पे ये जो रीज़न है ये काफ़ी ज़्यादा अभी प्रॉब्लम में है। तो गोदावरी रिवर के क्या ट्रिब्यूटरी हैं, कौन कौन से राज्यों से होकर गोदावरी निकलती है, कहाँ पर जाके मिलती है, क्या आपको सब मालूम है गोदावरी के बारे में? आइए एक लुक लेते हैं। गोदावरी रिवर यहाँ त्र्यंबकेश्वर हिल है नासिक में, यहाँ से निकलती है, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबक हिल, और यहाँ से ये होती हुई, देखिए ये है महाराष्ट्र का रीजन, महाराष्ट्र में हिल से निकल रही है और ये होती हुई तेलंगाना से गुजरती है, और तेलंगाना से ये आंध्र प्रदेश में आकर के इधर बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। ओके, तो कई लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि गोदावरी जब यहाँ इधर महाराष्ट्र वगैरह से निकल रही है तो इधर जाकर के गिर जाती होगी अरेबियन सी में, लेकिन बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये बे ऑफ बंगाल में आकर के मिलती है और बहुत लंबी नदी, इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, किसको? गोदावरी को। और इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए गोदावरी के जब हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम की तो वो बहुत बड़ा है, मतलब गोदावरी में आकर के जो नदियाँ मिल रही हैं वो बहुत सारे अलग अलग राज्यों से आकर के मिल रही हैं, लेकिन जब गोदावरी के मेन स्ट्रीम की बात करेंगे तो वो 3 राज्यों से होकर के निकल रही है। ओके, तो प्रवरा, मंजरा और मन्यार, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, साबरी, ये सारी के सारी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में से एक है। वर्धा, पूर्णा, कैसे याद करेंगे आप? इसको कोड बनाइए, कुछ भी कीजिए, बट आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि यू डोंट नो कि यूपीएससी कौन से रिवर को आपको क्वेश्चन में दे दे। और ऐसा नहीं है, बहुत आसान सवाल नहीं है, अब आ जाता है तो बहुत कन्फ्यूजन होता है वहाँ पे, लेकिन ये 2 नंबर आसानी से दिला सकता है। इसीलिए आपको सारी ट्रिब्यूटरीज का नाम रट लेना है जो भी इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं। गोदावरी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर में से एक है, ठीक है, इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। सोर्स मैंने बता दिया, त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक, महाराष्ट्र में ये फ्लो वहाँ से ओरिजिनेट होती है। इसका जो उद्गम स्थल है वो त्र्यंबक हिल है, जो कि नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। ये सब मैं जब बोल रही हूँ ना, ये बहुत सालों की मेहनत है, तो ये हम लोग को तो रटा हुआ है, बट आप लोगों को अभी रटना है, याद रखना है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होगा कि कावेरी कहाँ से निकलती है, गोदावरी कहाँ से निकलती है, फिर कृष्णा में, तो इसीलिए हर जगह का जो उद्गम स्थल है उसको ज़रूर याद रख लीजिए। अब मैंने आपको बताया कि जो इसका बेसिन है, जो ड्रेनेज बेसिन है वो कई राज्यों में एक्सटेंडेड है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, है ना, कुछ हद तक मध्य प्रदेश, कर्नाटका वगैरह से भी आकर के इसमें नदियाँ मिलती हैं। ट्रिब्यूटरीज मैंने अभी जस्ट बताया आपको, प्रवरा, पूर्णा, बंजरा, ये सब रट लेना है, कॉपी में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कल्चर सिग्निफिकेंस क्या है? कुंभ मेला का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। कुंभ मेला जो है वो यहाँ गोदावरी रिवर पर भी लगती है, और इसीलिए इसका जो कल्चर सिग्निफिकेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। नासिक कुंभ तो आपने सुना ही होगा, वो गोदावरी नदी के तट पर ही लगता है, ठीक है। अगला न्यूज़ है नीवा। नीवा अगर आ जाए एग्जाम में तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, सीधा पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि नीवा इज एसोसिएटेड विद, क्या है ये? तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। विधान मतलब क्या हुआ? विधान मतलब क्या है? विधानसभा, लेजिस्लेचर। तो ई मतलब जहाँ पे भी ई लगा हो, ये वाला ई, इसका मतलब होता है इंटरनेट, इंटरनेट की बात हो रही है, डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है ना। बोलते हैं ना ई पेपर निकालो, ई डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप इंटरनेट के जरिए चीज़ों को कीजिए, हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं है। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन में क्या बात हो रही होगी? जाहिर तौर पर वन नेशन वन एप्लीकेशन है ये, ठीक है। इसको हम पॉलिटी में रखेंगे, वैसे कई जगह पे हम जोड़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी में भी जोड़ सकते हैं कि आज जो भारत देश है वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो नीवा एक पोर्टल है, याद रखिएगा, ये एक पोर्टल है, और ये क्या करेगा, जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं भारत के, जितने भी लेजिस्लेचर हैं उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आएगा, ठीक है, वन प्लेटफॉर्म पर लेकर के, वन नेशन वन एप्लीकेशन। किसी भी लेजिस्लेचर के बारे में जानना है, समझना है, क्या लॉ मेकिंग चल रही है, क्या हो रहा है वहाँ पे, ये सब हम आके नीवा पोर्टल पर जाके सब देख सकते हैं। एक बात और है,
जिनको भी कुछ याद वाद करने में दिक्कत हो रही हो ना, वो सीधा इनको सर्च करके इनके बारे में देख लिया कीजिए। जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है नीवा क्या है, सीधा नीवा पोर्टल पर गए, चेकआउट किया, अब आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा। तो जो भी चीज़ आपको परेशानी हो रही है याद करने में, उसके बारे में खुद से थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, उसका इमेज देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, गूगल पर पढ़ लीजिए, तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। ठीक है ना। सो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है, अब जो डिजिटल लेजिस्लेचर की जहाँ तक हम बात करेंगे, तो हिमाचल प्रदेश देश में पहला ऐसा लेजिस्लेचर है जिसने कि अपने आप पर डिजिटलाइजेशन कर दिया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश इज़ द फर्स्ट डिजिटल लेजिस्लेचर इन द कंट्री। ठीक है ना। इसका सिग्निफिकेंस तो जानते ही हैं, पेपरलेस हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, है ना, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। क्योंकि आप देखते हैं ना कि पेपर में तो आप धांधली कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी बात इंटरनेट पर जाती है या गूगल वगैरह पे होती है, किसी प्लेटफॉर्म पर होती है, वहाँ पर चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ही होती हैं, आगे बढ़ती हैं। ठीक है ना। अब इसमें नोडल एजेंसी कौन है, कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। देखिए कंफ्यूजन होने के कई चांसेस हैं नीवा के बारे में, आपको लगेगा कौन सा मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है जो कि नोडल एजेंसी है। इसमें जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार, वो 60 और 40 का पार्टिसिपेशन करने वाली है। 60% नीवा पोर्टल को की फंडिंग जो होगी वो केंद्र सरकार की होगी, 40% राज्य सरकार की होगी। और जो हिली एरिया है, हिली रीजन में 90-10 का चलेगा। ठीक है। और जो यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज, चूँकि वो केंद्र सरकार के अंतर्गत ही आते हैं, तो 100% जो रहेगा वो केंद्र सरकार का ही रहेगा। ये फंडिंग है नीवा में। ठीक है। अगला न्यूज़ है रोशनी। रोशनी के नाम से बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, स्कीम्स हैं, रोशनी कई सारी स्कीम्स हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो रोशनी अभी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो क्या है। तो रोशनी एक तरीके से लालटेन है। आप लोग पढ़ते हैं ना घर पर, बचपन में कभी आपने देखा हो लालटेन जिसमें केरोसिन तेल का इस्तेमाल होता था, या सोलर लैम्प्स आ गए थे बाद में। तो लालटेन क्या करता है, हमें रोशनी देता है। तो यहाँ पे जो रोशनी है वो सागर अन्वेषिका है, कोस्टल रिसर्च वेसल है सागर अन्वेषिका, उसमें लगाया गया था रोशनी को। रोशनी करती क्या है, इसको बनाया गया है NIOT के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको बनाया गया है। तो इंडिया का फर्स्ट सेलाइन वाटर LED लालटेन है, डोंट बी फॉरगेट, इंडिया का फर्स्ट सेलाइन वाटर LED लालटेन है, जिसमें कि जो सी वाटर होता है, चूँकि सी वाटर सॉल्टी होता है तो सी वाटर का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोलाइट बनाया जाएगा, फिर उसको पावर में कन्वर्ट करके इसमें LED लैंप्स जलेंगे। तो रोशनी क्या है, एक लालटेन है। किस टाइप का लालटेन है, सलाइन वाटर LED लालटेन है, जिसको कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने चेन्नई में डेवलप किया है। तो रिमेंबर इट। ठीक है। अगला न्यूज़ देखते हैं, टैकलिंग स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग को टैकल करने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट काम कर रही है, दिल्ली गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट ने भी कई सारे स्कीम्स लॉन्च किए अपने यहाँ पर, ताकि स्टबल बर्निंग को रोका जाए और रोका जाए। अब यहाँ पे ये अभी जो नया आया है, नए में बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये। जो आपका पानीपत रिफाइनरी है, पानीपत रिफाइनरी के पास एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया है। ठीक है। जहाँ पे कि ये सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट लगाया गया है। ध्यान दीजिएगा, इथेनॉल प्लांट सेकेंड जनरेशन लगाया गया है। इसमें जो राइस हस्क होते हैं ना, जो धान के वो छिलके वगैरह होते हैं, उनको इस्तेमाल करके इथेनॉल बनाया जाएगा और उसका फिर आगे यूज़ किया जाएगा पेट्रोलियम की तरह। तो यहाँ पे इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे क्या होगा कि लोग जो जलाते हैं राइस रेसिड्यूज़ को या क्रॉप रेसिड्यूज़ को जलाते हैं, उससे धुआं होता है, वो नहीं होगा, रिफाइनरी में चला जाएगा और उसके बाद उसको बायोफ्यूल की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। और उससे दो फायदे होंगे, एक तो जो हमारा टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ाने का वो बढ़ेगा, और दूसरा जो पोल्यूशन होता था वो पोल्यूशन नहीं होगा। तो 2 लाख टन के करीब जो राइस स्ट्रॉ होता है उसका इसमें इस्तेमाल होगा, और इससे 3 करोड़ लीटर तक इथेनॉल जो है वो जनरेट कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा ये स्टेप है। अगला न्यूज़ है, चाइल्ड मोर्टेलिटी हैज़ डिप्ड टू 35 पर 1000 लाइव बर्थ।
बच्चे के जन्म के जो शुरुआती 1000 दिन होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। 1000 दिन, ध्यान दीजिएगा। अब वो 1000 दिन का जो परवरिश होगा उसको अच्छा करने के लिए, उसमें मदद करने के लिए, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि बच्चों में भविष्य होता है। अगर बच्चों का जो दिमाग है वो विकसित होगा तो आगे चल करके भारत के भविष्य में कोऑपरेट करेंगे, राइट, आगे बढ़ाएंगे भारत को। तो इसीलिए बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और इसमें शुरुआती जो 1000 दिन है उसमें सपोर्ट करने के लिए पालन 1000 को लॉन्च किया गया है। ओके, ये नेशनल कैंपेन है, पालन 1000 नेशनल कैंपेन एंड पेरेंटिंग एप्लीकेशन है ये, जिसमें कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर मदद किया जाएगा, हेल्प किया जाएगा। अभी जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी काफ़ी कम हुआ है चाइल्ड का, तो ये एक अच्छी बात है कि चाइल्ड मोर्टेलिटी कम हुई है, जो मृत्यु दर है वो घट गई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अब आगे चल के जो आपके मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, पालन 1000 को लॉन्च किया गया है और इसका फोकस डेफिनेटली डेवलपमेंट पर होगा, बच्चों के विकास पर होगा। पहले 2 साल जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उसमें कैसे बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, उनको पोषक तत्व दिए जाए, उसके लिए काम करेंगे। इस प्रोग्राम में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से ये अलाइंड है, ये जो मिशन है ये अलाइंड है। एंड सिग्निफिकेंस आपको मालूम ही है कि सारे अच्छी चीज़ें, सही पोषण, उत्तेजना, समर्थन, सारी चीज़ें बच्चों को दी जाएंगी ताकि जो मानसिक, भावनात्मक ये सारे विकास हैं, बच्चों के शारीरिक विकास हैं, वो हो पाए और बीमारियां कम हो बच्चों को। ठीक है, तो आज का इतना ही करेंगे। आज का लास्ट सवाल, आखिरी सवाल, एमसीक्यूज जो आपको बताना है कमेंट करके आंसर में। इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज ब्लू कार्बन? नीला कार्बन क्या है? कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, कार्बन sequestered in forest, biomass and agriculture soil, कार्बन इज कंटेन्ड इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। आज मैं आप लोग को आंसर नहीं बता रही हूँ बिकॉज कोई कमेंट फिर नहीं करते हैं, तो आंसर बताइए फटाफट से, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, ऐसे ही पढ़ते रहिए, डिस्कशंस को में आते रहिए, करंट अफेयर्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट मत कीजिए वरना सब कुछ रखा का रखा रह जाएगा और आप पैनिक हो जाएंगे। इसलिए करंट अफेयर्स को सही से अच्छे से तैयार करते चलिए। थैंक यू सो मच।